अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो इंसान को कमज़ोर कर देती है। शुरू में ही अगर आप इस पे काबू पा लें तो इंसान तकलीफ़ से बच सकता है। अगर हम बात करेंगे आज के शो में सीने के अमराज में 33 करोड़ अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, ख्वाह वो दमे की बीमारी हो, नमूनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो। किस तरह एहतियात कर सकते हैं, कैसे मोहतात रह सकते हैं और अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकते हैं इन बीमारियों से, आज हम अपने शो पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि कोरोना चल रहा है और एक तरफ जब हम बात करते हैं सीने के मर्ज़ की तो लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो वो कितना ख़तरनाक है जो ऑलरेडी इस चीज़ में मुब्तला हैं कोरोना के लिए, वो कोरोना से किस तरह से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं? जी देखिए, कोरोना इन्फेक्शन जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है और जो अमवात का सिलसिला है, तो अगर मेजॉरिटी देखा जाए केसेस में तो दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि उम्र रसीदा लोग जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, यानी जो जिनमें अमवात देखी गई हैं जी। और दूसरी चीज़ ये है कि जिनको चेस्ट का प्रॉब्लम है। अच्छा, इस जुमले का मेरे मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, ये बात जहन में रख लें। सिर्फ बताना मकसद ये है कि अगर किसी को चेस्ट का कोई इशू है, करीब में माजी करीब में अगर किसी को नमूनिया का कोई प्रॉब्लम रहा हो या एज़मा का या दमे के वो मरीज़ हैं या इसके अलावा कोई ब्रोंकाइटिस का कोई पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स जो हैं जो सिगरेट पीते हैं लॉन्ग अरसे काफ़ी अरसे, तो उनमें लंग्स में एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं सॉरी। तो ऐसी सूरत में उन पेशेंट्स को ख़ास तौर पे एहतियात करने की ज़रूरत है। जब हम एहतियात की यानी जब, और इसमें खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि जिसको चेस्ट का प्रॉब्लम है तो और अगर खुदा ना खास्ता कोरोना का हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, चांसेस हैं, लेकिन अगर एहतियात करें, अगर अपने आप को बचा के रखें तो ज़्यादा बेहतरी है। ख़ास तौर पे दमे के मरीज़, नमूनिया के, ब्रोंकाइटिस के या चेस्ट की कोई और प्रॉब्लम हो तो उनको अवॉइड करना चाहिए और कोई मसला नहीं है। अच्छा, अवॉइड का किस तरह करेंगे? मास्क का इफेक्ट रखें, हाथों को जैसे कहते हैं हम हैंड सैनिटाइजिंग करें, सफाई के साथ साथ जो गैदरिंग्स में जहां हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है कि जितना अवॉइड करेंगे एक टाइम आएगा कि जब वाकई में इंशाल्लाह ये वायरस से हमें निजात मिलेगी। बिल्कुल, चंद दिन की तकलीफ है लेकिन उसके बाद निजात है। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर से मुझे बात करनी है, जाहिद नाम है मेरा। जी प्लीज कीजिए। जाहिद नाम है मेरा, डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी है। जी जी जाहिद साहब। नाक का गोश्त मेरे डॉक्टर साहब जो बड़ा हुआ है, तकरीबन 20 साल पहले मैंने कॉटरी कराई थी जो कि गोश्त जलाना जिसको कहते हैं, तो वो उसके बाद मुझे बार बार दोबारा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। कितना अर्सा पहले आपने करवाई थी कॉटराइजेशन जो है, कितना टाइम हो गया? डॉक्टर साहब तकरीबन 20 साल पहले, 20-22 साल पहले मैंने कराई। 20-22 साल पहले, ठीक है। तो अब डॉक्टर साहब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब तो मुझे ज़ैनोसिन डाल के मतलब जो अपना गुजारा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा देखें, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब। जी देखें जाहिद साहब, बात यह है कि 20 साल पहले आपने कॉटराइजेशन कराई थी। जब कभी भी हड्डी बढ़ जाती है या गोश्त बढ़ जाता है तो ऐसी सूरत में जो सर्जिकल प्रोसीजर इसमें यूज़ करते हैं दो ही हैं, या तो इसको जला के यानी कॉटराइजेशन करके करते हैं या इसमें यानी डायथर्मी या कॉटराइजेशन, ये दो चीज़ें की जाती हैं। एक क्रायो सर्जरी भी की जाती है। क्रायो के अंदर ये है कि बहुत ही एक्सट्रीम माइनस टेम्परेचर्स में जाके इस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। खैर, कहने का मकसद है कि अब एक चीज़ है जो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम या डीएनएस का जिनको प्रॉब्लम है या नाक की हड्डी जिसे बढ़ जाना कहते हैं, इसकी रिकरेंस के चांसेस होते हैं, कॉमन है ये इसमें। या पॉलिप्स हो गए जिसमें गोश्त बढ़ना कहते हैं, पॉलिप्स भी दोबारा हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप ईएनटी वालों को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है कि आपके जो ईएनटी कंसल्टेंट्स हैं वो आपको रिकमेंड करें कि दोबारा से सर्जरी करवा लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बजाय इसके कि आप स्प्रे बार बार यूज़ करेंगे, चाहे वो कोई भी हो गया, ज़ैनोसिन आपने का या कोई और स्प्रे जो नेज़ल ओपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, डिकंजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने की सूरत में नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इस वजह से बेहतर ये कि अगर रिकमेंड करते हैं तो सर्जरी करवाएं। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बशीर अहमद बात कर रहा हूँ, लिहारी एक्सप्रेस वे से, खुदा की बस्ती के पास है जी। एक इलाका है छोटा सा। जी सर, क्या सवाल है? तो मेरे डॉक्टर साहब से एक गुजारिश भी थी और मैं ये पूछ रहा था कि अभी ऐसा है कि हम लोग, अब ये लॉकडाउन चल रहा है, मेरी उम्र जो है ना इस टाइम 50 से ऊपर ही है। जी जी। और मैं बाहर जैसे नहीं निकल रहा, मैं घर में बैठा हुआ हूँ।
तो ये है कि इसके कोई अवकात ऐसे होता है कि मुझे आज सुबह इस तरीके से मैं निकला हूँ तो वो खांसी वांसी होने लग गई, तो फिर मैंने जो है ना कोई ऐसे हिसाब किताब में इसकी मैं कोई दवा वगैरह या कोई ऐसे हिसाब किताब में कि मुझे आप बताएं कि ये इनकी मेहरबानी होगी कि इसका थोड़ा सा गाइड कर देंगे, मेहरबानी होगी। यानी बशीर साहब को खांसी की शिकायत है इस वक्त? जी जी, खांसी की शिकायत है। तो वो तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है कि कोरोना का और जिस तरीके से मैं वैसे बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल रहा। ठीक है, ठीक है। उनका कोई ऐसे ही कि समझो कि मैं जब से ये उम्र के जैसे कि आपकी बात भी सही थी, और मेरा जो है ना ये ड्राइवरी करता हूँ मैं। ठीक है, तो काफी ठीक है। अच्छे से घर देखें बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा बशीर साहब, आप लोगों के लिए ही हम बैठे हुए हैं। ओपीडी का मकसद ही है कि इट्स लाइक अ क्लिनिक जो कि आप लोगों के लिए खुला है, और जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन सिचुएशन है, लोग नहीं कंसल्ट कर पा रहे हैं डॉक्टर से। इस प्रोग्राम के एंड के बाद मुझे तकरीबन पौन बजे तक आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो जो खांसी के हवाले से आपकी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं मेडिसिन आपको एडवाइस कर दूँगा। बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये है, लोगों का बहुत कॉन्सेप्ट है कि आप जब डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं एंटीबायोटिक्स तो वो 3 डेज़ का कोर्स होता है या 5 डेज़ का कोर्स होता है, लेकिन जब उसको 2 दिन बाद खा के आप सही हो जाते तो वो कोर्स को जो है आप अधूरा छोड़ देते, वो कितना गलत है? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। देखें, एक तो सेल्फ मेडिकेशन, और अगर कोई मेडिकेशन डॉक्टर ने एडवाइस की है और उसमें फिर हम अपने तौर पे ये सोचते हुए कि 2 दिन में, जाहिर सी बात है वो इसी पर्पज़ से दी गई थी कि इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा, लेकिन अगर इन्फेक्शन 2 दिन में ट्रीट हो गया, इसका मकसद ये नहीं है कि अब आप 2 दिन के बाद बंद कर दें। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है नाज़मीन कि एक जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन, सुपर इन्फेक्शन हो जाना, एक चीज़ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना कि बैक्टीरिया को आपने फिर मौका दे दिया, और अब जब वो ग्रो करते हैं बाज़ उसी एंटीबायोटिक की मौजूदगी में जिस वक्त गैप आ गया उनको मिला है, तो वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर सकता है, इसका नुकसान हो सकता है, एक चीज़। और दूसरा ये कि एक एंटीबायोटिक ऐसी है जो कि 3 दिन तक दी जाती है, उसका डोज ही 3 डेज़ का है, तो वो जहन में रखें। कभी मैंने अक्सर मेरे पास कॉल्स आती हैं और इवन डॉक्टर्स पे क्वेश्चन मार्क पेशेंट खुद बनाते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक 5 दिन दी जाती है, लेकिन वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जिसे हम एजिथ्रोमाइसिन कहते हैं सॉरी एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन दी जाती है। उसकी वजह ये कि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, ये 72 घंटे तक असर रखती है। तीसरे दिन जब आप ख़त्म करते हैं तो वाकई ये 2 दिन ये वैसे ही कवर करती है, इसलिए परेशान नहीं हुआ करें। ठीक है, यहाँ पे कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी अरशद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी असद, क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये है कि मेरी वाइफ है, कोई भी चीज उठाती है ना झुक के, तो उसका एकदम से सांस मतलब जी वो सांस बड़ी मुश्किल से लेती है, मतलब ठीक है। सांस उठता है उसका। अच्छा, वजन तो ज़्यादा नहीं है उनका? नहीं वजन ज्यादा नहीं है, ठीक है। वजन तो ये मैं और पेट जो है वो बाहर की तरफ तो नहीं है ज़्यादा? पेट भी बाहर तो नहीं निकला? नहीं पेट भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि कोई मैं एक अगर जो आपने थोड़ी सी और डिटेल्स आपसे मालूम करने के बाद मेडिसिन भी एडवाइस कर सकें, या हो सकता है कोई और सूरत निकल आए कि जिसमें मेडिसिन के बगैर ही इंशाल्लाह चीज़ में बेहतरी आ जाए। ठीक है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। बात हो रही है शो में सीने के अमराज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं एक बार फिर खुशामदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। बात हो रही है सीने के अमराज की। डॉक्टर साहब, बहुत देखा गया कि बच्चों को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार उनको खांसी नज़ले का प्रॉब्लम रहता है, वो क्यों? देखिए, 1-2 कॉमन चीज़ें हैं बच्चों के हवाले से कि डाइट की जब हम बात करते हैं तो अच्छी अगर डाइट बच्चे ले रहे हैं, अब अच्छी डाइट से क्या मुराद है, यानी जो घर में साफ़ सुथरा बन रहा है, जंक फूड्स को अवॉइड कर रहे हों, और मिल्क अच्छी मिकदार में जा रहा हो, फ्रूट्स का इस्तेमाल हो रहा हो, तो या अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो ऐसी सूरत में हम सिर्फ या तो प्योर वो जो कहते हैं ना कि प्रिपेयर्ड मिल्क आते हैं, फार्मूला मिल्क के ऊपर चले जाते हैं, या फार्मूला सीरियल्स की हम बात करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो गई। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं जो घर में रिवायती तौर पे सूजी का इस्तेमाल किया जाता था, साबुदाने का इस्तेमाल किया जाता है, दलिए का इस्तेमाल होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने सेकेंडरीज में डाल दी, यानी इसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता।
इनका अपना इस्तेमाल, इनकी अफादियत अपनी जगह पर है, एक बात। तो जहाँ तक आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, एक वजह ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत का फ़र्क आ जाता है, पहली बात। और दूसरा ये है कि एक्सपोजर, कि अब डस्ट जो है या कैसी जगह पे एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे मुस्तकिल तौर पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये बहुत सारे घर ऐसी जगहों पे, तो उनमें वहाँ पे बच्चों का एक्सपोजर जो है वो इस तरीके से बार बार होगा तो उनको प्रॉब्लम्स अपीयर होंगी चेस्ट की। सही। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मुरसलीन बोल रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? जी डॉक्टर साहब से ये पता करना है कि डॉक्टर साहब मैंने अक्सर ऐसा देखा है, कहीं डिलीवरी होती है तो जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वो पैदाइशी तौर पे उनको डायबिटीज होती है, जबकि उनकी माँ को नहीं होती, और डिलीवरी के वक्त भी जो है ना उनको डायबिटीज आती है जी। इसकी क्या वजह है, या इस सिलसिले में आप क्या मशवरा देंगे जो ये इससे महफूज रह सकें? जी, बहुत शुक्रिया मुरसलीन साहब कॉल करने का। नाज़रीन, ये जैसे इन्होंने टाइप डायबिटीज़ की हम बात कर रहे थे, टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाती है ये, कि यानी पैदाइशी तौर पे बच्चे में इंसुलिन की मौजूदगी ना होना। इंसुलिन, क्योंकि आप बहुत सारे अब तो माशाल्लाह लोग अवेयर हैं इस चीज़ से कि इंसुलिन क्या चीज़ है। इंसुलिन जो है वो समझे एक सेक्रीशन है जो कि हमारे पैनक्रियाज यानी लबलबे से निकलती है, और वो शुगर को, जो भी हम ग़िज़ा में शुगर का कंटेंट ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, उसको सेल के अंदर पहुंचवाती है। अब होता क्या है कि जैसे आपने कहा कि माँ को नहीं और बच्चे को हो, ऐसे चांसेस होते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। देखें, माँ बाप दोनों ही के फैक्टर्स जो हैं और उनके फोर फादर्स यानी उनके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप के भी जो पेरेंट्स हैं यानी दादा दादी और नाना नानी की हम बात कर लें, तो ये चीज़ वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में पॉसिबिलिटी है। इसमें ऐसा ये कहा जाए कि कुछ किया जा सकता है, किया तो कुछ भी नहीं जा सकता, ये बात ज़हन में रखें। अगर खुदा ना खास्ता है किसी बच्चे कोई पैदाइशी जो है वो इंसुलिन नहीं बन रही, तो वो नहीं बन रही है, यानी उसमें वो सेल्स ही मौजूद नहीं है, या वो खलियों की तादाद इतनी कम है कि नामुनासिब है। तो ऐसी सूरत में बच्चे जो है वो पैदाइशी तौर पर ही जो है पैदाइश के फ़ौरन बाद ही इंसुलिन पर उनको थेरेपी पे रखना पड़ जाता है, ये एक मजबूरी है। इससे हाँ ये ज़रूर है कि अगर माँ बाप में से किसी एक को डायबिटीज़ है और बच्चा अभी नॉर्मल है माशाल्लाह, तो उस पर ज़्यादा वॉच रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें चांसेस हैं कि उसमें डायबिटीज़ डेवलप हो जाए। इस चीज़ से रोका जा सकता है। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ। मैम, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरा बच्चा 3 साल का है जी, तो उसे कफ जो है ना 20 दिन हो गया तकरीबन। मैंने इस दौरान उसे एल्सिफाइड देकर साथ एंटीबायोटिक भी दी है, और कफ कटता बहुत कम है लेकिन कटता है। और अच्छा, एक मिनट बहन रुकिएगा, थोड़ा सा एंटीबायोटिक का तो मुझे लफ्ज़ समझ में आया, थोड़ा सा उससे पहले जो आपने बताया बच्चे को प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? बच्चा कफ कर रहा है, खांसी कर रहा है, और पहले सूख गया, ठीक है, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं है, साथ लेजी नहीं है, वो एक्टिव है, बस खांसी वो कर रहा है। तो मुझे इस चीज से था कि ये मैंने पहले उसे एसिफाइल और कैलामॉक्स सिरप दिया था, ठीक है, तो अभी मैं उसे कुछ नहीं दे रही, ठीक है, रेस्ट कफ सिरप भी मैंने उसे दिया और अभी मैंने उसे छोड़ दिया सिरप देना जी, ठीक है। तो मैंने पूछना था कि ये आगे कोई डेंजरस ना हो जाए, क्योंकि 20 डेज इसको हो गए हैं। नहीं, 20 दिन तो खैर ज्यादा हो गए, ज्यादा टाइम हो गया है। बिल्कुल आयशा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें आधे पौन घंटे में, तो इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस करूंगा मेडिसिन क्या देनी चाहिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? कोयटा से तहमीदा गुल बात कर रही हूँ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये कि मेरा पोता है 5 साल का जी, ठीक है, और उसको कोई मुसलसल एक माह से जी जी मेरा सवाल है जी आवाज आ रही है? पोता है 5 साल का, वो कोई तकरीबन 1 माह से उसे मुसलसल खांसी है, ठीक है, और इस खांसी की वजह से वो जो है बिल्कुल ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है। हमने एंटीबायोटिक भी बहुत दी है, देसी टोटके भी बहुत अपनाए हैं, लेकिन बच्चे को किसी तो और आराम नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है।
मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, ठीक है। तो मेडिसिन एक्चुअली हो सकता है कि बच्चे को कोई मेडिसिन एडवाइस करनी हो, तो मैं आपसे डिस्कशन के बाद बच्चे की थोड़ी सी और हिस्ट्री डिटेल्स लेने के बाद इंशाल्लाह मेडिसिन एडवाइस कर सकूँगा आपको, ठीक है। एक चीज़ मैं नाज़मीन में यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, एक बात जहन में रखें कि कोई भी जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसी डॉक्टर को दिखाते हैं एक चीज़, और हम किसी फार्मेसी पे जाते हैं और किसी फार्मेसिस्ट से पूछते हैं कि जी इस चीज़ की क्या मेडिसिन है। सही बात। इन दोनों में जो कॉमन एक जो इम्पोर्टेंट फ़र्क है ना, वो जहन में कर लें आप लोग। कोई भी फार्मासिस्ट जो है, एक्चुअली प्रॉपर फार्मासिस्ट तो हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है मेडिकल स्टोर्स पे। जो भी शख्स वहाँ मौजूद होता है, चाहे वो 20 साल का तजर्बा रखता हो या 25 साल का, वो जो इलाज करेगा वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी अलामात को ट्रीट करते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर जो है वो अलामात की वजूहात को जो है वो ट्रीट करता है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, इस चीज़ को जहन में रखें। जी बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? ये शफाकत अली लाहौर से बोल रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है? मेरा सवाल था, ये कोई भी चीज खाता हूँ मैं, सीने के ऊपर वो जमा हो जाती है, नीचे नहीं जाती, जलन रहती है बहुत ज्यादा। ठीक है। उसके बाद मैं इनो वगैरह पीता हूँ तो फिर कुछ बेहतर हो जाता है। ठीक है। कोई अच्छा, इसकी कितने अरसे से हो रहा है आपको ऐसा? ये तकरीबन साल ही हो गया। ठीक है। अच्छा, बाकी ये कि वैसे तो इसमें मेडिसिन एडवाइस की जा सकती है। मैं चाहूँगा शफाकत साहब आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें, ठीक है, और मैं आपको इंशाल्लाह मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा इसके लिए। बाकी एक दो एहतियात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना है, ठीक है। दही का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें, लेकिन दोपहर तक, दोपहर से पहले दही का इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि जब लेटें तो लेटने की सूरत में तकिए की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रखें, ताकि चीज़ जो खाने का जो कंटेंट है जो मैदे में वो ऊपर की तरफ ना आए। बस ये 3 एहतियात हैं, बाकी मैं इंशाल्लाह मेडिसिन आपको एडवाइस करूँ। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। एक और कॉलर साथ में है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ शहजाद बात कर रहा हूँ। मैंने बेटे के बारे में पूछा, बेटे को खारिश का मसला एलर्जी है। जी जी। 20-25 दिन से वो खारिश करता है तो एलर्जी दाने बन जाते हैं रेड कलर के। अच्छा, ये पूरी बॉडी पे खारिश है या किसी खास जगह पे? हाँ जी 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 सर, पूरी बॉडी पे खारिश है। पूरी बॉडी पे खारिश है। आपने कितना टाइम बताया इसको? हाफिज साहब हो गए बच्चे को खारिश को? इसको तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं। 20-25 दिन हो गए हैं, ठीक है। और उम्र कितनी बताई? उम्र 4-4.25 साल है। 4.25 साल, ठीक है। आप मेडिसिन डेफिनेटली आपने हो सकता है दी हो, अफाका नहीं हुआ है, कोई एंटी एलर्जी आपने दी थी बच्चे को? नहीं, होम्योपैथी दी है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं इसको पड़ रहा। नहीं पड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल करें, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह डिटेल्स लेने के बाद एडवाइस करूँगा मेडिसिन बच्चे को कि क्या देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और डॉक्टर साहब, क्या एलर्जी की वजह से सांस फूलता है और क्या ये एक दमा है? जी, बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज जो है दमे की वो एलर्जिक राइनाइटिस है, यानी नज़ला होना, एलर्जी की वजह से बार बार नज़ला होना। और जब हम कहते हैं पीछे की तरफ से नज़ला गुजर रहा है, जिसे पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहा जाता है, तो ये जब बार बार होता है वही सेक्रीशंस अंदर जाती हैं और इरिटेट करती हैं, एक चीज़। और दूसरा ये कि एलर्जेंस जो होते हैं, जो भी चीज़ डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर जा रहे हैं, चेस्ट में जा रहे हैं, वो इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, जिन लोगों में हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी हसासियत ज़्यादा है सांस की नालियों की, तो ऐसी सूरत में ज़रा सा भी डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा जाएंगे तो वो रिएक्टिव हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर घर में सिर्फ झाड़ू भी दिल रही है तो बहुत लोगों को नॉर्मल फील करते हैं इतना ज़्यादा उनको, लेकिन कुछ जो है वो उसमें कफ होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा छींकें आने शुरू हो जाती हैं शदीद। तो इसका मतलब उनकी जो रिएक्शन है बॉडी का वो ज़्यादा तेज़ है। तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली एज़मा जो है, अगर हम दमे की बात करें, अगर ये बार बार होता रहेगा तो दमे की तरफ जा सकता है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मजीद भट्ट बोल रहा हूं कराची से। जी मजीद सर, क्या सवाल है? सर, अगर आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। जी, आपका टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि प्रॉब्लम ना हो सुनने में। ये कर दिया। ऑलराइट। अभी बात आ रही है आपको ना? जी जी जी। मेरा ये डॉक्टर से सवाल है कि मेरे मोरे को तकलीफ है, सीधे मोरे को। अच्छा, सीधे मोरे को तकलीफ है, तो उससे मैं रात को जो सोता हूँ काफी तक्की लगा के सोता हूँ, जैसे तो भी शक्ल है। जी जी। तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं उसकी दर्द बहुत
अच्छा नाज़मीन, मुझे थोड़ी सी आवाज़ सीधे मोरे में उनकी तकलीफ है। मोड़े में तकलीफ है या मोड़े में, दोनों में फ़र्क है? कंधा है या आप दोनों कंधे मोरे में, एक में मोरे नहीं, मोरे में आखिरी मोरे में एक में कौन सा है, एक में मोरे में ओके, गेप है मोरे। या क्या है, वैसे दर्द है। लेकिन यार सो नहीं सकता, सोते हुए मैं बड़ी डोज की शक्ल लगाता हूँ। ठीक हो गया? ठीक है मजीद साहब। अच्छा, वज़न का आपका बता देंगे कितना वज़न है आपका? वजन तकरीबन 90 किलो है। 90 किलो। और हाइट? हाइट तकरीबन 6 पौने 6। पौने 6। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें देखें मजीद साहब, चाहूँगा कि प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको 1-2 मेडिसिन एडवाइस करनी हो, अगर आपने कोई टेस्ट कराया तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब मैं अमूमन पेशेंट से ये कहता हूँ कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें, अब मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कॉल्स नहीं मिल रही होती। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं, एक चीज़। और 2 बजे तक मेरी कोशिश होती है जो भी पेशेंट्स हैं मैं उनसे बात कर सकूं और उनके प्रॉब्लम्स अगर नहीं हो पाता उसके बाद, तो फिर आप दूसरे दिन मुझे उसी टाइम पे कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मैं फिर उनसे, क्योंकि रिपोर्ट शेयर करनी होती है, उनको जवाब देना होता है, इसमें टाइम लग जाता है। बहरहाल ये है कि आप इससे, मैं इनसे ये कहूँगा मजीद साहब से कि मुझे कॉल कर लें, तो इंशाल्लाह मैं एडवाइस करता हूँ। इंशाल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं सरफराज बात कर रहा हूँ पिशावर से। जी सर, क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब, मुझे जो है ना सांस की तकलीफ है। जी जी। या मैं ठंडा पीता हूँ और या मैं खट्टी मीठी चीजें खाऊंगा तो असल में मैं पेन का काम करता हूँ जी। इमारती काम करता हूँ, मैं खुद रंगसाज हूँ। जी जी। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, कभी कभार होती है जब मैं थोड़ा ये पेन का काम करूँ वगैरह, क्लीनर पेट्रोल पॉलिश का, तो फिर मुझे ये मसला बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, तो अभी जो है यानी, और ये खांसी कितने दिन रहती है? अगर आप कोई खटास इस्तेमाल कर लें, खट्टी चीज इस्तेमाल कर लें? नहीं, खांसी तो मेरे बिल्कुल होती नहीं है, बस मेरा सांस रुक जाती है। सांस रुकते है, ओके। ठीक हो सांस गया। इस तरह रुक जाती है, उस बिला के मैं कहता हूँ मैं बच्चा लग गया हूँ इस दुनिया से। तो मैं मेडिसिन है वो खाता हूँ, अर्जी तौर पर ठीक हो जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। बहुत मैं शुक्रिया। चाहूँगा कि जी जी सरफराज साहब, आप मुझे कॉल कीजिएगा। हो सकता है मेडिसिन एडवाइस करनी पड़ जाए आपको इस हवाले से, तो इंशाल्लाह आराम आएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है ना? आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, बहुत इनका शुक्रिया। मसला सांस का है बेसिकली, जी जी, कि बिल्कुल उनकी ऐसे सांस ही है कि रुकती मेरे है। ख्याल से एलर्जेंस का ही इशू आ रहा है इनको, और बार बार अगर हो रहा है और एंटी एलर्जी ड्रग इन्होंने यूज़ की है, उसके बावजूद एक वक्ती फ़र्क पड़ रहा है। बहुत मुमकिन है कि हम इनहेलर्स का भी यूज़ करवाते हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर, जहाँ रिस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा हो। जी डॉक्टर साहब, देखा गया है कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं और वो सोते वक्त अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनको भारीपन महसूस हो रहा है सीने में, वो क्या वजह है? देखिए, एक तो भारीपन तो बल्कि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो उसमें उन्हें लगता है कि सुबह जब उठते हैं तो बाकायदा उनको जो कफ होती है, जी, वो एक बहुत खास कफ है, जिसे हम स्मोकर्स कफ भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा बलगमी होती है। उसकी वजह एक्चुअली ये होती है कि देखें, जो सिगरेट स्मोकर्स हैं उसमें एक तो आपका ये जो लंग्स का जो फंक्शन है, यानी जो रेस्पिरेशन का एक अमल है, वो मुतासिर हो रहा होता है वक्त के साथ साथ। तो डेफिनेटली सांस लेने में दिक्कत तो हो रही है ना कंपैरेटिवली। जब आप बिल्कुल फ्लैट लेटते हैं तो ब्लड फ्लो आपका सेंट्रली बहुत बढ़ता है, सही। उसकी वजह से, ये प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है ठीक है, स्मोकर्स में। तो स्मोकर्स के लिए ये एडवाइस है कि आप अपनी प्लीज़ ये क्विट कर दें, ये जो आदत है। और डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? लोग अक्सर परेशान होते हैं कि उनको लगता नहीं कि इनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो आप एडवाइस क्या करेंगे? देखिए, बेसिकली कोई भी पेशेंट खुद से डायग्नोस तो अमूमन नहीं करते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कोई भी अलामात ऐसी आना शुरू हों तो ऐसी सूरत में फिर वो अपने तौर पे कोई भी तजर्बा ना करें, बल्कि डॉक्टर से रुजू करें, जो भी डॉक्टर करीब में हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अगर तबीयत, यानी खांसी फॉर एग्जांपल, और खांसी बढ़ती ही जा रही है बजाय इसके कि कम हो या उतनी ही रहे एक चीज़, ऐसी सूरत में आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें। नज़ले की जो सूरत है, सिंपली नज़ला चल रहा है, समझ में आता है, लेकिन वो इस हद तक हो गया है कि अब वो पेन की शक्ल इख्तियार कर गया, ख़ासतौर पर साइनस
साइनोसाइटिस जिसे हम कहते हैं वो बढ़ गया, तो ऐसी सूरत में ज़रूर डॉक्टर, यानी डिपेंड करता है कि अलामात हो, लेकिन डेफिनेटली कोई भी पेशेंट जो है वो खुद डायग्नोस नहीं कर पा सकता। निमोनिया की अगर हम बात कर लें या ब्रोंकाइटिस हो या दमा हो, हाँ वो अपनी अलामात के साथ डॉक्टरों से तो रुजू कर सकते हैं, लेकिन डायग्नोस करना ज़रा मुश्किल है। बिल्कुल। और घर में बैठे प्लीज सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं, डॉक्टर से रुजू करें खुदारा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? जी मैं हमजा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है? मुझे ये पूछना था, मुझे कोई 3-4 पहले दिन टेम्परेचर था, उसके बाद मेरा गला खराब। आई थिंक हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मुझे 3-4 दिन से कब्ज़ था रमजान में, रोजे में। जी जी। और आज रात को जो है इफ्तार के बाद जो है वो मोशन हो गया, फिर पेट में जलन होता है और काफ़ी तकलीफ है। ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, देखिए एक दो चीज़ें जहन में रखें कि रमज़ान जब शुरू होते हैं तो रोज़े में ऐसा दिक्कत कोई नहीं होती है, सिर्फ टाइमिंग क्योंकि चेंज हो रही होती है, सारा स्केड्यूल आउट हो जाता है, आपका जो खाने का टाइम है उसमें फ़र्क आता है। तो ऐसी सूरत में आते कुछ दिन लेती हैं उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने में। जब एक चीज़ रूटीन बन जाती है तो ये जैसे आपने कब्ज़ की शिकायत बताई, कॉन्स्टिपेशन, ये इसमें आराम आ जाएगा। जहाँ तक जलन की बात है, कोशिश करें कि अभी मेडिसिन ना लें। मेडिसिन लेना कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेडिसिन का आदी बनाएंगे इस तरीके से तो फिर आपको उसके बगैर नहीं होगा। वजह तलाश करें ना कि खाने के फ़ौरन बाद जो है वो पानी एकदम से बहुत ज़्यादा ना पिए, तली हुई चीज़ों के ऊपर पानी ज़्यादा ना पिए, थोड़ा सा टाइम दें ताकि तेज़ाब जो है वो अपना असर करके जो आपने ऑयली चीज़ें खाई हैं उसको थोड़ा सा डिज़ोल्व कर ले। जो प्रोटीन्स अगर आपने गोश्त की शक्ल में ली है वो थोड़ा सा पहले उसको घुला ले, जो तेज़ाब है और जो रतूबत है आपके पित्ते की, ताकि फिर उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल करें। बजाय इसके कि आप पानी पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, तेज़ाब जो होता है एक्चुअली वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी तेज़ाबियत उसकी असर जो उसमें कमी आ जाती है, जब वो कमी आती है तो चीज़ हज़म होने में टाइम लगाती है। बिल्कुल। वैसे भी डॉक्टर साहब खाने के फ़ौरन बाद पानी जहर है। हम बात कर रहे हैं, हमारे शो में आज बात हो रही है सीने के अमराज की, यानी दमे की, निमोनिया की, ब्रोंकाइटिस की बात हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी डिस्कस करनी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चेस्ट इन्फेक्शन में सर्दी और गर्मी का कितना इम्पैक्ट होता है? जी अच्छा सवाल किया ना। देखें सर्दी हो या गर्मी, चेस्ट अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आता है। एक बात जहन में रखें, ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं दमे के मरीज़ों के हवाले से, तो दमे के जो मरीज़ हैं उनको सर्दी के मौसम में ज़्यादा कंप्लेन होती है, ज़्यादा शिकायत होती है। उसकी वजह यही है, जैसे मैंने परसों भी मैंने जिक्र किया था कि हर चीज़ जो है वो सर्दी में थोड़ा सा सुकड़ती है। सही। तो इसी तरह सांस की नालियों में भी सुकड़ाव आता है। नाज़मीन अगर कॉल हो तो मुझे प्लीज़। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मुझे जो है कराची से बात कर रही हूँ, यास्मीन बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मुझे निमोनिया का इशू रहता है, अक्सर सांस लेने में दुश्वारी होती है, इस वजह से मुझे उनसे बात करनी थी डॉक्टर जी। यास्मीन बोले, एक तो निमोनिया का आवाज़ थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा कम रखिएगा। जी जी, वॉल्यूम मैंने कम रखी है। जी जी डॉक्टर साहब, असल में मुझे ना सांस का इशू बहुत रहता है डॉक्टर साहब। मेरे ना ये लेफ्ट साइड पे ना पेन भी होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखें कि निमोनिया नहीं कहेंगे इसको, ठीक है? नहीं, मुझे काफी डॉक्टर साहब, मुझे काफी सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। जी। मैंने हर जगह से मेडिसिन लिया, कुछ टाइम के लिए सही होता है, उसके बाद मुझे ना बिल्कुल जो है सांस लेने में दुश्वारी होता है, शायद प्रेशर वगैरह होता है, पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, सांस लेने में दुश्वारी से क्या मुराद है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? यानी चलने फिरने में ना सख्त वैसे बलगम टाइप का कुछ होता है और ना बहुत ज्यादा सांस लेने में बहुत ज्यादा इशू होता है। खांसी तो नहीं रहे आपको रहती साथ में? बाद वक़्त खांसी भी होती है, इस दौरान भी जो है ना सूखी खांसी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है। वेट कितना है आपका? जी। वजन कितना है? वजन वेट मैंने कभी करवाया नहीं, हो सकता है आई थिंक 70 होगा, 70 होगा। ठीक है, ठीक हो। करवाया। ठीक है, ठीक है।
बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं जब वो सांस लेते तो उनके गुर्दों में काफ़ी तकलीफ होती है, तो वो क्या वजह है? देखिए, जैसे भी यास्मीन ने कहा कि इनको प्रॉब्लम है, खांसी के हवाले सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो यास्मीन वैसे तो मैं आपका जवाब पहले बता दूं कि आप कोशिश, आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा शोर था इस वक्त, आपके शायद घर से भी आवाज़ आ रही थी, तो जी हाँ, थोड़ा क्लियर आवाज़ के साथ मैं आपको सुनूंगा। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको मेडिसिन एडवाइस कर सकूं। नाज़मीन, जैसे आपने कहा कि इस गुर्दे में क्या प्रॉब्लम, देखें एज सच सांस का तो कोई अमल दखल बज़ाहिर गुर्दे से नहीं बनता, लेकिन हाँ, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल या कम इस्तेमाल, ब्लड प्रेशर का जो इम्पैक्ट है, या जो ऐसी अद्वियात हैं जो किडनी पर असर करती हैं, इंशाल्लाह इस पे किडनी के हवाले से मैं चाहूँगा, गुर्दे के हवाले से हम एक प्रोग्राम करेंगे, ज़रूर करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैं शाहजहां बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है? सवाल मेरा यह है, गले में ना बलगम सी जमा हो जाती है, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक हो गया। बाकी ये कि उम्र कितनी है आपकी, ये बताइएगा। मेरी उम्र 73 है जी। 73 एज है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, देखिए शादी साहब, बिल्कुल इसमें एक दो चीज़ों का ख्याल रखें। एंटी एलर्जी दवाइयाँ तो इस्तेमाल करते हैं, आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। जो आपने एहतियात करनी है वो, उसमें ख़ास बात यह है कि जो यानी आप गॉर्गल्स कहते हैं, गरारे करना कहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाक में पानी लेके सिनका करें, जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे इसको उतना जो है ये बलगम कम जमेगा। दूसरा ये है कि एलर्जी जहाँ पर, यानी डस्ट से आपको बचना है, मास्क लगा के रखें। वैसे भी अभी आजकल एक कोरोना का इम्पैक्ट है, तो हमें एहतियात की ज़रूरत है, तो मास्क का इस्तेमाल रखें। डायरेक्ट जो है ठंडी हवा एकदम से नाक में, अमूमन वैसे मैं एक बात करूँ जनरली, जो ठंडी हवा एकदम से जाके पीछे टकराती है और फिर खांसी होने लगती है, जिससे आप कहते हैं कि ऊपरी तौर पे खांसी है, सीने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हसासियत बढ़ रही होती है, तो ऐसी सूरत में नाक के ऊपर जो है वो कपड़ा रखें या मास्क रखें। जी सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का सर। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? जी, मैं कैसा बोल रही हूँ, खानेवाल से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा मतलब ये है कि ना रात को हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ ना तो एक पाँव जो नहीं है लेफ्ट, वो तो बिल्कुल काम करता भी नहीं है, एड़ी में काफी दर्द रहता है, जरूरत करते। जी जी। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी तकरीबन 47 है। ठीक है, और वजन आप बता सकेंगे, अंदाजा है वजन का कितना? वजन मेरा काफी ज्यादा, तकरीबन 80 kg। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल का। डॉक्टर साहब, फिलहाल यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, जिनका जवाब जो है हम ब्रेक से वापस आएंगे तब दे देंगे। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन।